सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ, यानी सर्विस किस चीज की है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल, दिस इज द सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। हालांकि अभी तक आपने कस्टम्स एक्ट नहीं पढ़ा है, बट फिर भी बताना चाहूंगा बेटा, मैंने ये आपको बताया था कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अगर आपको याद हो तो बेटा। ये मेरा भारत महान है, यहां पर बेटा गोवा है, मुंबई है, जो भी है, अगर आप बाहर से गुड्स लेकर आओगे तो पहले उसे कस्टम पोर्ट बंदरगाह पर उतारा जाएगा, और बंदरगाह पर बेटा गवर्नमेंट के लोग बैठे होते हैं ताकि आप बाहर से अनाप शनाप सामान ना मंगा सको, गलत सामान ना मंगा सको। चेकिंग होती है पहले आपके सामान की जो आपने विदेश से मंगवाया है, उसके बाद आपको उस पर ड्यूटी देनी पड़ती है क्योंकि विदेश से मंगवाया है। हमारे घर में क्या प्रॉब्लम थी, यहां का ही यूज कर लेते, अगर बड़े रईस आदमी हो विदेशों से सामान मंगाते हो तो साहब उस पर ड्यूटी भी दे दो, और ड्यूटी देने के बाद उसको छोड़ा जाता है। तो जिस जगह ये रखा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, इसको बोला जाता है कस्टम क्लियरेंस। इस पोर्ट को बेटा कस्टम्स एक्ट के अंदर पढ़ाऊंगा, पोर्ट को क्या बोला जाता है, कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया बोला जाता है। ठीक है, हाँ जी साहब। सर्विस काय की है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो समझना है, और बेटा उसी को समझाने के लिए अब मैं आपको फाइनली नोटिंग पर ला रहा हूं। यहां से मेरी बात को अब ध्यान से सुनना चालू कर देना बेटा, क्योंकि अब जो एक एक एग्जांपल मैं दूंगा, एक एक चीज जो मैं आपको समझाऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो ये पूरी एंट्री अगर आपको समझनी है और आप चाहते हो आपको केस लो बहुत अच्छे से समझ में आए, तो इसलिए आपको अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, हाँ सर। ये है आपका यूएसए, वो लोग क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड दिस इज ऑल टुगेदर योर इंडिया, दिस इज ऑल टुगेदर योर इंडिया। ठीक है सर, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आ गई। यूएसए में बेटा एक्सपोर्टर है, और आपके यहां पर क्या है बोलो, इंपोर्टर है। ओके सर। बेटा मैंने गुड्स इंपोर्ट कराना है, बोलो मैंने क्या इंपोर्ट कराना है, मैंने गुड्स मंगाना है, एक्सपोर्टर ने वहां से भेजा और मैंने यहां पर बेटा इंडिया में उसे रिसीव करा। अब मैं आपको यह सिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि बेटा गुड्स इंपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर देयर, टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा। कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू इंपोर्ट द गुड्स। गुड्स मंगाने के दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर ही मंगाओ चाहे बाहर से मंगाओ बेटा। ये मैं इन जनरल आपको समझा रहा हूं, इन जनरल मैं आपको समझा रहा हूं कि दो तरीके से बेटा गुड्स को मंगाया जा सकता है। एक होता है बेटा एफओबी बेसिस पर, एफओबी बेसिस, और एक होता है सीआईएफ। एक होता है एफओबी बेसिस और एक होता है सीआईएफ बेसिस। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, बोलो क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड। और सीआईएफ का मतलब होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग या फिर कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एफओबी और सीआईएफ। अब आपने अपने सप्लायर के साथ, आप रेसिपिएंट हो, आप माल खरीद रहे हो, मैं बेच रहा हूं, आपने मेरे साथ अपने सप्लायर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करा है बेटा, वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1000 रुपीज का गुड्स मंगाया है, मैंने 1000 रुपए का बेटा यहां पर गुड्स मंगाया है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, ये तो गुड्स का वैल्यू है, ये तो किसका वैल्यू है बोलो, ये तो गुड्स का वैल्यू है। एफओबी बेसिस का मतलब होता है कि साहब आप 1000 रुपए का माल अपनी फैक्ट्री के बाहर निकाल के रख दो, बात खत्म, अपनी फैक्ट्री के बाहर निकाल के रख दो। बेटा लाने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी, रेसिपिएंट की। अब लाते समय दो तरीके के खर्चे होते हैं बेटा, एक इंश्योरेंस का खर्चा और एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। क्योंकि अगर आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराओगे तो उसमें आपको बेटा इंश्योरेंस का खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिस्ट्रॉय होने का रिस्क रहेगा, डैमेज होने का रिस्क रहेगा। और दूसरी तरफ बेटा आपको वहां पर ट्रांसपोर्टेशन तो बियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो तो बेटा भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा। इट्स ऑल द वे क्लियर, राइट? यस सर।
अब अगर मैंने एफओबी कॉन्ट्रैक्ट करा है तो बेटा एफओबी के अंदर ध्यान रखना, ये दोनों ही खर्चे किसको करने हैं, ध्यान से सुनो, रेसिपिएंट को, क्योंकि नाम ही क्या है, फ्री ऑन बोर्ड। साहब हमने तो हमारी फैक्ट्री के बाहर निकाल के रख दिया, हमने हमारी फैक्ट्री के बाहर उसे, हमारी फैक्ट्री के बाहर यानी कि बोर्ड पर हमने उसे फ्री कर दिया, फ्री हमारी तरफ से गुड्स क्या हो गया, फ्री। सप्लायर बोलेगा हमारी तरफ से फ्री है, अब ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ले जाने का खर्चा तुम्हें उठाना है, उसे बोलते हैं एफओबी बेसिस। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर आपने बेटा उसके साथ सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट करा है, आपने उसे बोला है बेचने वाले को कि भाई साहब मेरी फैक्ट्री के गेट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तेरी है, यानी कि इस बार बेटा वो अपनी फैक्ट्री के गेट पे नहीं, बकायदा आपको आपकी फैक्ट्री के गेट तक गुड्स को पहुंचा के देगा, वो होगा सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर ध्यान से सुनना, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी वही उठाएगा और इंश्योरेंस का खर्चा भी वही उठाएगा, यानी इंश्योरेंस वाले से इंश्योरेंस की सर्विस भी वही लेगा और ट्रांसपोर्टेशन वाले से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी वही लेगा। कौन लेगा, सप्लायर लेगा। यहां पर बैठा है रेसिपिएंट। पहले क्या हो रहा था, पहले सप्लायर बेटा छोड़ रहा था, रेसिपिएंट बेचारे को क्या करना पड़ा रहा था, इंश्योरेंस भी करना पड़ा रहा था और ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ रहा था। यानी कि बेटा इस केस के अंदर इंश्योरेंस की और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस किसे मिल रही थी, रेसिपिएंट को मिल रही थी, क्योंकि वो ले रहा था। साहब गुड्स लाने की जिम्मेदारी रेसिपिएंट की थी, तो इंश्योरेंस भी उसे करवाना है, तो इंश्योरेंस की सर्विस भी रेसिपिएंट रिसीव कर रहा है और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी रेसिपिएंट रिसीव कर रहा है। लेकिन सीआईएफ बेसिस के अंदर ऐसा नहीं होता। सीआईएफ बेसिस के अंदर चाहे बेटा आपका इंश्योरेंस हो और चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, क्या बोला, चाहे आपका इंश्योरेंस हो चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, दोनों की सर्विसेज रिसीव कौन करता है, सप्लायर। और आगे ये चार्ज किससे करता है, रेसिपिएंट से। फ्री में थोड़ी ना देगा, डेफिनेटली फ्री ऑन बोर्ड सस्ता होगा। फ्री ऑन बोर्ड में तो क्या है, 1000 रुपए का माल है, 1000 रुपए तो बात खत्म। लेकिन बेटा यहां पर डेफिनेटली ये प्राइस बढ़कर हो सकता है 1500 हो जाए, या हो सकता है बढ़कर 2000 रुपीज हो जाए, क्योंकि वो ऊपर 500 रुपए या 1000 रुपए बेटा अपने जोड़ लेगा, क्योंकि उसकी जेब से लगे हैं ट्रांसपोर्टेशन के और इंश्योरेंस के। बेटा वो अपनी जेब से बियर नहीं करेगा, वो इसे अपनी कॉस्ट में ऐड कर देगा, और ये कॉस्ट में ऐड होगा, ऐसा मैं आपको वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ेंगे, सेक्शन 15 के अंदर पढ़कर चलेंगे कि किस तरह से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। फिलहाल आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफओबी कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सा मंत्र है मेरे दोस्तों, समझ लो यार। एफओबी का मतलब है सप्लायर की जिम्मेदारी खत्म, उसने माल बेच दिया, लाना तेरी जिम्मेदारी और उस पर इंश्योरेंस भी तेरी जिम्मेदारी, लाने की जिम्मेदारी तेरी, मैंने तो छोड़ दिया साहब, रेसिपिएंट ही लेकर आएगा और वही इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन बियर करेगा। इसी के अगेंस्ट अगर सीआईएफ की बात करें मेरे दोस्त, तो सीआईएफ के अंदर बड़ा ही सिंपल बात है कि घर तक भेजने की जिम्मेदारी सप्लायर की है, यानी सप्लायर को ही इंश्योरेंस वाला रखना पड़ेगा और सप्लायर को ही ट्रांसपोर्टेशन वाला भी करना पड़ेगा, उसे सीआईएफ बोलेंगे। डेफिनेटली मैंने बता दिया सीआईएफ में प्राइस ज्यादा हो जाएगा गुड्स का, क्योंकि बेटा सप्लायर अपनी जेब से बियर नहीं करेगा, डेफिनेटली वो रेसिपिएंट से चार्ज कर चलेगा। लेकिन एफओबी में वो सिर्फ गुड्स का प्राइस ही लेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस रेसिपिएंट अपनी जेब से देगा। मुझे बस ये बता दो, अब मैं यहां पर एक समरी में एक चीज लिखना चाहता हूं, ठीक है, क्या लिखना चाहते हो सर आप, मैं लिखना चाहता हूं कि अगर मैंने एफओबी करा है और अगर मैंने सीआईएफ करा है, बेटा अगर मैंने एफओबी करा है तो ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस की सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, क्या बोला मैंने, इंश्योरेंस की सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस रिसीव कौन कर रहा है, इंश्योरेंस की सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस रिसीव कौन कर रहा है, बेटा यहां रिसीव कर रहा है इंपोर्टर, मंगाने वाला। कौन रिसीव कर रहा है, इंपोर्टर। किसकी, इंश्योरेंस की सर्विस भी और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी रिसीव। रेसिपिएंट कौन है, एफओबी बेसिस के अंदर भाई साहब RECIPIENT, रेसिपिएंट कौन बनेगा, रेसिपिएंट बनेगा इंपोर्टर। इसी के अगेंस्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बेटा किसके अंदर, बोल दो एक बार, बोल दो ना जरा, सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन बनेगा। सब सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करेंगे तो यहां पर अगर आप इंश्योरेंस सर्विस की बात करोगे या फिर आप अगर बेटा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की बात करोगे, तो दोनों ही केसेस के अंदर रेसिपिएंट कौन बनेगा, RECIPIENT, रेसिपिएंट कौन बनेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है सर, यहां पर सप्लायर बनेगा, क्योंकि सप्लायर सर्विस ले रहा है और आगे रेसिपिएंट को दे रहा है। लेकिन ले कौन रहा है, मेरा मुद्दा, मेरी लड़ाई यह है कि आखिर
सर्विस ले कौन रहा है? इंश्योरेंस की और ट्रांसपोर्टेशन की बेटा, सप्लायर ले रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लिटरली आप केस सोचो, फील करने की कोशिश करो, आपको खुद को समझ में आएगा कि साहब अगर मैंने जिम्मेदारी ली है गुड्स को भिजवाने की, मैंने जिम्मेदारी ली है गुड्स को भिजवाने की, तो इधर से सर्विस कौन लेगा? मैं लूंगा ना भाई, इंश्योरेंस वाला मैं करवाऊंगा क्योंकि मुझे गुड्स भिजवाना है आपको, तो मैं लूंगा सर्विस इंश्योरेंस की, मैं लूंगा सर्विस ट्रांसपोर्टेशन की, और फिर मैं वो आपको भिजवाऊंगा। तो यहां पर बेटा सीआईएफ के अंदर ध्यान देना, इंश्योरेंस सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का रेसिपिएंट कौन बनेगा? सप्लायर बनेगा, सप्लायर बनेगा। और प्यार से बेटा मैं सप्लायर नहीं लिखना चाहूंगा, मैं लिखना चाहूंगा एक्सपोर्टर, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी के साथ मैं आपको वो चीज बता सकूं। मैं यहां लिखूंगा एक्सपोर्टर। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई, एक्सपोर्टर बनेगा, पक्का? हाँ जी सर पक्का। क्या सीखा? दो चीजें सीखी, एफओबी सीखा, सीआईएफ सीखा, और यह समझा कि एफओबी के अंदर और सीआईएफ के अंदर रेसिपिएंट कौन कौन होते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आपका जो आरसीएम वाला पॉइंट है वो क्या बोलता है? अब मेरी बात को सुनो, मेन बात समझा चुका हूं, पूरा केस कवर कर चुका हूं। एक्सपोर्टर साहब गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्टर उसे मंगा रहा है। दो तरीके हैं मंगाने के, या तो एफओबी बेसिस पे मंगा लो या फिर सीआईएफ बेसिस पे मंगा लो। एफओबी के अंदर क्या कहानी होती है, सीआईएफ के अंदर क्या कहानी होती है, मैंने आपको समझा दी। अब सुनो कि आपकी आरसीएम की एंट्री क्या बोलती है। एंट्री नंबर 10 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट ये बोलती है कि अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल, जहाज से माल मंगवाया, अगर आपने जहाज से माल मंगवाने की सर्विस, अगर आपने जहाज से माल मंगवाने की सर्विस किसी भी इंसान ने, बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, बेटा डेफिनेटली सोच के देखो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बंदा बैठा होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली वहीं बैठा होगा, क्योंकि गुड्स कहां से रवाना हो रहा है? गुड्स रवाना हो रहा है अगर अमेरिका से, तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कहां की होगी? इंडिया की। क्या यहां से जहाज पहले जाएगा खाली, फिर माल रखवा कर वापस लाएगा? इतना रईस आदमी कौन है भाई जो यहां से खाली जहाज पहले अमेरिका भेजेगा और फिर वहां से भरवा के मंगवाएगा? इतना रईस आदमी कोई नहीं है, इतना पागल कोई नहीं है साहब। हम वहीं से ही किराए पर जहाज कर लेंगे और यहां मंगा लेंगे, एक ही चक्कर में काम हो जाएगा, दो दो चक्कर कोई भी नहीं काटेगा। यानी कि डेफिनेटली डेफिनेटली एंड डेफिनेटली जो ट्रांसपोर्टर होगा, जो ट्रांसपोर्टर होगा वो कहां का होगा मेरे दोस्त? ट्रांसपोर्टर होगा आपका 100% नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का। अब मैं टेक्निकल शब्दों पर आ जाऊंगा बेटा, क्योंकि मुझे आपको केस लॉ भी साथ ही साथ समझाना है, तो मैं टेक्निकल शब्दों का यूज करूंगा। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का होगा आपका ट्रांसपोर्टर। कोई दिक्कत नहीं साहब। ये ट्रांसपोर्टर सर्विस किसको देगा? ध्यान से सुनना, अगर एफओबी कॉन्ट्रैक्ट है तो इंपोर्टर को देगा बेटा, क्योंकि इंपोर्टर ही यहां बैठा बैठा वहां पर ट्रांसपोर्टर को हायर करेगा। इंपोर्टर देखो, अगर एफओबी कॉन्ट्रैक्ट है, फिर बोल रहा हूं, तो एक्सपोर्टर तो साहब यहां बंदरगाह पर ले जाकर छोड़ देगा आपके माल को, वो तो बंदरगाह पर ले जाकर आपके माल को छोड़ देगा, डेट्स इट। वो तो कस्टम पोर्ट पर ले जाके छोड़ देगा। आगे मंगाने की जिम्मेदारी, इंडिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, रेसिपिएंट जो इंडिया में बैठा हुआ है इंपोर्टर की है। तो इंपोर्टर क्या करेगा? वेबसाइट पे देखकर, ऑनलाइन फोन कर वहां पर ट्रांसपोर्टर हायर करेगा और बोलेगा ट्रांसपोर्टर साहब मेरा माल बंदरगाह पर है, आप जहाज में रखकर ले आओ। उस केस के अंदर ट्रांसपोर्टर को हायर किसने करा? इंपोर्टर ने। सर्विस किसने रिसीव करी? इंपोर्टर ने। रेसिपिएंट कौन बना? इंपोर्टर। क्योंकि रेसिपिएंट की डेफिनेशन क्या होती है आप सभी अच्छे से जानते हो, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। बोलो, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज या रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। मैं तो कहता हूं रेसिपिएंट की सर्विस क्या होती है। बच्चा ने कहा साहब मुझे दिखाओ। लड़ाई लड़नी है बेटा, लड़ लो, लेकिन 2 मिनट, क्योंकि मुझे तो याद है और आपको भी याद होनी चाहिए साहब। रेसिपिएंट में मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्वड है, द पर्सन हु पेज द कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, द पर्सन हु रिसीव्स द गुड्स और सर्विसेज। ये थी रेसिपिएंट की डेफिनेशन। द पर्सन हु पेज द कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन है, अगर कंसिडरेशन नहीं है, द पर्सन हु रिसीव द गुड्स और द सर्विसेज। यहां पर मुझे बताओ कंसिडरेशन कौन दे रहा है? ट्रांसपोर्टर को पैसा कौन दे रहा है? पूछता है भारत। ट्रांसपोर्टर को पैसा दे रहा है बेटा इंपोर्टर। एफओबी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंपोर्टर पैसा दे रहा है, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डन। अभी मैं सिर्फ एफओबी को बेस बनाकर समझा रहा हूं, सीआईएफ को बेस बनाकर भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। एफओबी के अंदर इंपोर्टर ने क्या करा बेटा? पैसा दिया ट्रांसपोर्टर को,
हाजी साहब, ट्रांसपोर्टर ने बेटा उसे अपने जहाज में लोड कर लिया और वो आपके पास यहां इंडिया उसे ले आया, कोई दिक्कत नहीं साहब। मुझे बताओ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस किसने किसको दी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस किसने किसको दी? बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठे हुए एनी पर्सन यानी कि ट्रांसपोर्टर ने किसको दी? एनी पर्सन जो इंडिया में बैठा हुआ है यानी कि इंपोर्टर को दी। यही है बेटा आपकी एंट्री, यही है आपकी एंट्री नंबर 10। एंट्री बोलती है कि अगर कोई भी एनी पर्सन जो कहां लोकेटेड है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। बोलो कहां लोकेटेड है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। क्या दे रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल की सर्विस दे रहा है। अरे बोलो क्या दे रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल की सर्विसेज दे रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू द कस्टम क्लियरेंस ऑफ इंडिया, यानी कि जहाज को कहां से कहां तक ले जा रहा है? जहाज को यहां से यहां तक, कस्टम क्लियरेंस ऑफ इंडिया तक लाने की सर्विस। जहाज को लाने की सर्विस, खाली नहीं गुड्स रखकर, खाली नहीं गुड्स को रखकर जहाज को वहां से यहां तक लाने की सर्विस, जिसको अपन टेक्निकली बोलते हैं बेटा भाड़ा, किराया, एक जगह से दूसरी जगह लाने का किराया, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, सिंपल। तो वो दे रहा है। इन दैट केस ध्यान रखो ये सर्विस आपकी यहां कवर होगी, इसी सर्विस की बात यहां पर हो रही है। यानी मैंने आपको सर्विस तो समझा दी, मैंने आपको क्या समझा दिया कि सर्विस क्या है, सर्विस का नेचर क्या है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या समझा दी? देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। यानी कि मैंने आपको ये केस पूरा क्लियर पिक्चर में इंसर्ट करा दिया, आपके दिमाग में ये पिक्चर मैंने इंसर्ट करा दी। सर्विस कौन सी है? एकदम क्लियर है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है। कौन दे रहा है? ट्रांसपोर्टर लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। यही तो मैंने बोला था, टेक्निकल शब्दों पे आना पड़ेगा मुझे। पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जिसको आपने ट्रांसपोर्टर बोला। और बेटा दे किसको रहा है? एफओबी के अंदर इंपोर्टर को, जो कहां लोकेटेड है? टैक्सेबल टेरिटरी इन इंडिया। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम क्लियर है बात। इन दैट केस बेटा गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया पता है आपको? गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप सर्विसेज रिसीव कर रहे हो और ये सर्विसेज आपकी इंटर स्टेट बन रही है। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 4 के तहत ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगा, इंटर स्टेट बनेगा। इंपोर्टर इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स। इंपोर्टर इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स। आपको रिवर्स चार्ज में इस सर्विस के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा सामने वाला बंदा कहां बैठा है? यूएसए में। सप्लायर तो आपका यूएसए में बैठा है, ट्रांसपोर्टर आपका नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा है। गवर्नमेंट उसकी गर्दन पकड़ ही नहीं सकती, गवर्नमेंट उसकी गर्दन पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो दूसरे देश में है। हमारा मोदी जी वहां जाकर किसी आदमी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, वहां की गवर्नमेंट पकड़ लेगी, साहब हमारा बंदा है, ऐसे कैसे टैक्स मांग रहे हो आप? अपने देश में जाकर टैक्स मांगो, हमारे देश में आप अपना टैक्स नहीं लगा सकते, तो उससे टैक्स ले नहीं सकते। गवर्नमेंट को जेब भरनी जरूरी है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है साहब, इंपोर्टर तो हमारा है, इसकी गर्दन पकड़ लो। तो इंपोर्टर की गर्दन पकड़ ली, बोला आरसीएम में टैक्स पे कर। किसके ऊपर? ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। बहुत शौक है ना बाहर से माल मंगाने का, चल बेटा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस के ऊपर तू टैक्स पे करके चल, क्योंकि ये सर्विस तूने रिसीव करी है, तू रेसिपिएंट है। यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये एंट्री परफेक्ट थी, ये एंट्री बिल्कुल सही थी यहां तक। और यही बेटा आपके कोर्स का पार्ट है, अगर मैं कहूं तो यहां तक तो बेटा आपके कोर्स का पार्ट है, जो मुझे पढ़ाना भी था और मैंने पढ़ा भी दिया। लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करने की बात आती है, और ये एक्स्ट्रा अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, यहां तक 1 रुपए की भी प्रॉब्लम हमें नहीं है बेटा। प्रॉब्लम अब मैं क्रिएट करूंगा, प्रॉब्लम अब मैं क्रिएट करूंगा और मैं ही उसका सॉल्यूशन भी देने की आपको कोशिश करूंगा। वापस से ये डायग्राम बना रहा हूं आप सभी के लिए। फिर से बेटा यहां पर इस बार यूएसए है, और फिर से इस बार मेरा प्यारा भारत महान है। बोलो, फिर से मेरा प्यारा भारत महान है। यूएसए से इस बार फिर से मैं क्या ले रहा हूं? बोलो, यूएसए से फिर से मैं एक बार गुड्स ले रहा हूं, गुड्स मंगा रहा हूं इंडिया के अंदर। सर एरो इंडिया तक पहुंचा नहीं है, चलो बेटा एरो को इंडिया तक पहुंचा देते हैं। ये लो, अब ठीक है। हाँ जी सर, अब ठीक है, अब इंडिया के अंदर आ गया। क्या आ रहा है साहब? गुड्स ही आ रहा है, गुड्स ही आ रहा है। यूएसए उनका है, ये लो बेटा मैंने यूएसए ड्रॉ कर दिया। यूएसए का नक्शा मुझे नहीं पता कैसा है, ये लो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। यूएसए में बेटा इस बार फिर से गुड्स अगर मैं मंगाऊंगा तो यहां पर एक्सपोर्टर होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर, एक्सपोर्टर होगा। यहां पर इंपोर्टर होगा कि नहीं होगा? इंपोर्टर होगा। इस बार मामला थोड़ा सा चेंज करूंगा बेटा, मैं इस बार एफओबी की नहीं, मैं इस बार सीआईएफ की बात कर रहा हूं, यानी कि कॉस्ट इंक्लूड्स इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट इंक्लूड इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये अगर मैंने फॉर एग्जांपल बेटा इंपोर्टर ने इस बार सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट करा है, इस इंपोर्टर भाई साहब ने इस बार अगर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो मुझे बस दिल पर हाथ रखकर इतना सा बता दो यार, दिल पर हाथ रख के इतना सा बता दो
कि इस बार गुड्स को भारत तक पहुंचाने की, यानी कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, यहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर एक्सपोर्टर की है। बहुत बढ़िया जवाब सभी बच्चों का, एक्सपोर्टर की है। यानी कि एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी है कि वो इसे कहां तक पहुंचाए? इंडिया तक पहुंचाए। इंडिया तक उसे पहुंचाने के लिए क्या करना होगा बेटा? सीक्वेंस टू सीक्वेंस चलते जाओ, आंसर अपने आप निकलता चला जाएगा। उसे क्या करना पड़ेगा? सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, उसे एक ट्रांसपोर्टर हायर करना पड़ेगा। इस गुड्स को इंडिया तक पहुंचाने के लिए उसे एक ट्रांसपोर्टर हायर करना पड़ेगा। बोलो 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 सर, ट्रांसपोर्टेशन हायर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर हायर करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर सर, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपोर्टर, TER, ट्रांस, अरे सही तो लिखा था मैंने, PORTER। अब ठीक है, हाँ जी सर, अब ठीक है। ट्रांसपोर्टर हायर करना पड़ेगा। और ये ट्रांसपोर्टर मुझे बताओ हायर कौन कर रहा है? FOB वाले में इससे जस्ट पहले जो समझाया था उसमें हायर किसने करा था? इंपोर्टर ने किया था। इस बार हायर कौन कर रहा है? एक्सपोर्टर कर रहा है। और अगर बेटा इस बार एक्सपोर्टर हायर कर रहा है तो मुझे दिल पर हाथ रख के ये बताओ, इस बार रेसिपिएंट कौन है? इस बार कंसीडरेशन कौन पे कर रहा है? ट्रांसपोर्टर को। वापस किससे वसूल रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है। देखो इनडायरेक्टली किससे वो वसूला जा रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को ये मतलब है कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर बेटा दो सेपरेट ट्रांजेक्शन है यार। देखो कंफ्यूज मत होना, दो सेपरेट ट्रांजेक्शन है। एक ट्रांजेक्शन है एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में, ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल अलग है। इस ट्रांजेक्शन का इस दूसरे ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? दूसरा ट्रांजेक्शन है बेटा एक्सपोर्टर और ट्रांसपोर्टर के बीच में। यहां पर मुझे बताओ रेसिपिएंट कौन है और यहां पर मुझे बताओ रेसिपिएंट कौन है। साहब रेसिपिएंट की डेफिनेशन जाकर पढ़ो, अपने आप पता लग जाएगा रेसिपिएंट कौन है। द पर्सन हु पेज द कंसीडरेशन, यहां इंपोर्टर कंसीडरेशन पे कर रहा है, यहां रेसिपिएंट इंपोर्टर बनेगा ट्रांजैक्शन नंबर 1 के अंदर। जबकि ट्रांजैक्शन नंबर 2 के अंदर कंसीडरेशन पे कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्टर को पैसा कौन दे रहा है? ट्रांसपोर्टर को तो पैसा एक्सपोर्टर ही दे रहा है, क्योंकि एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी है गुड्स को कहां तक पहुंचाने की? इंडिया तक पहुंचाने की, क्योंकि ये CIF कॉन्ट्रैक्ट है। तो here is the recipient is the exporter. Here the recipient is the exporter। साहब अगर आपने मेरे शब्दों पे ध्यान दे लिया ना, मजा आ जाएगा। एक्सपोर्टर यहां पर आपका रेसिपिएंट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मेरी बात को सुनो बेटा, कि अगर यहां पर इस ट्रांसपोर्टर को रेसिपिएंट ने हायर किया है, इस ट्रांसपोर्टर को रेसिपिएंट ने हायर करा है, और रेसिपिएंट है हमारे पास में हमारा एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर ने हायर करा है, एक्सपोर्टर हमारा रेसिपिएंट है। तो मुझे बताओ क्या इस केस के अंदर जो भाड़ा होगा, जो भाड़ा पे होगा, भाड़ा मतलब बोले तो बेटा यहां पर जो आपका फ्रेट होगा, यहां पर जो आपका फ्रेट होगा, मुझे बताओ इस फ्रेट के ऊपर क्या आप इस बार इंपोर्टर से RCM में टैक्स पे ले सकते हो? इंपोर्टर से RCM में टैक्स पे करवा सकते हो क्या? पूछता है पूरा भारत, पूछता है पूरा भारत। क्या आप इंपोर्टर से इस बार CIF के अंदर RCM में टैक्स पे ले सकते हो क्या? बोलो। टैक्स पे नहीं करवा सकते आप किसी भी हालत में, बताओ क्यों? नहीं साहब हम तो लेंगे। गवर्नमेंट की जिद है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वर्ड क्या लिख दिया बेटा? गवर्नमेंट ने वर्ड लिख दिया इंपोर्टर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल की सर्विस सप्लाई की जा रही है तो इंपोर्टर टैक्स पे करेगा। अरे लेकिन सप्लाई किसको की जा रही है? इंपोर्टर को नहीं की जा रही है। आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। आपने बोला सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन, किसको? इंपोर्टर को ना, इंपोर्टर को ना। अरे इंपोर्टर को कर ही नहीं रहा वो सर्विस सप्लाई, वो एक्सपोर्टर को सर्विस सप्लाई कर रहा है। उसको हायर किसने करा है? एक्सपोर्टर को। तो रेसिपिएंट कौन बना? एक्सपोर्टर बना। तो वो सर्विसेज सप्लाई किसको कर रहा है? इंपोर्टर को कर रहा है? नहीं। तो फिर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप कानून के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप चार्जिंग सेक्शन को अल्ट्रा वायर नहीं कर सकते। अल्ट्रा वायर का मतलब होता है बेटा चार्जिंग सेक्शन को ही भेद देना। भेद देना मतलब चार्जिंग सेक्शन की धज्जियां उड़ा देना। आपकी भाषा में बोलूं तो, अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो इस सेक्शन ने, किसने? बोलो किसने? इस एंट्री ने, इस नोटिफिकेशन ने, मैं बोलूंगा इस नोटिफिकेशन ने चार्जिंग सेक्शन के अगेंस्ट जाकर काम करा। और आप ऐसा नोटिफिकेशन नहीं ला सकते जो आपके चार्जिंग सेक्शन के अगेंस्ट हो जाए। याद करो मैंने बोला था जब मैंने इनिशियल क्लासेस पढ़ाई थी आपको, एक्ट बड़ा होता है, नोटिफिकेशन बड़ा नहीं होता। एक्ट बड़ा होता है, कानून सबसे बड़ा है। रूल्स भी बड़े नहीं है, रूल से बड़ा एक्ट है, सेक्शन है। तो सेक्शन के अगेंस्ट नोटिफिकेशन नहीं जा सकता। नोटिफिकेशन में इन्होंने एक एंट्री लाकर लिख दिया कि साहब इंपोर्टर को हर सिचुएशन में हम
आरसीएम में टैक्स पे करवा देंगे। बेटा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में गुजरात हाई कोर्ट ने यह बात एक्सेप्ट करी और एसईसी के फेवर में वहां पर फैसला सुनाया गया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसला सुनाया गया और गुजरात हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि सीआईएफ ट्रांजैक्शन के केस में, सीआईएफ ट्रांजैक्शन के केस में ओशन फ्रेट इज नॉट सब्जेक्ट टू आरसीएम। ओशन फ्रेट इज नॉट सब्जेक्ट टू आरसीएम इन केस ऑफ सीआईएफ ट्रांजैक्शन, इन केस ऑफ सीआईएफ ट्रांजैक्शन यानी कि कॉस्ट इंक्लूड इंश्योरेंस एंड फ्रेट, जहां पर आपका एक्सपोर्टर रेसिपिएंट बन रहा है। ये पूरा का पूरा बेटा मैंने आपको शानदार तरीके से समझने के लिए दे रखा है, रीडिंग करोगे सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अब मैं आपको एक एक करके चीजों को लिंक करवाकर चीजें समझाऊंगा। ये केस लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी तक तो मैंने क्या करा, आपको जो आपके कोर्स में था वो पढ़ाया, एफओबी वाला। एफओबी वाला मैंने आपको समझा दिया। एफओबी वाले के अंदर हाँ ये एंट्री बिल्कुल सटीक उतरती है और सटीक तरीके से बैठती है। इंपोर्टर को टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एफओबी के अंदर रेसिपिएंट कौन बन रहा है, इंपोर्टर बन रहा है। लेकिन मुझे बताओ क्या सीआईएफ के अंदर रेसिपिएंट इंपोर्टर बन रहा है? नहीं। और हमने रिवर्स चार्ज में क्या पढ़ा बेटा, हमने सेक्शन 9(3) में क्या सीखा, हमने सेक्शन 9(3) में सीखा क्या साहब? मुझे तो एक काम करो, मुझे बताओ आप, मैं आपको दिखाता हूं ना, मेरे साथ साथ रीड करो। आ जाओ 9(3) पे आ जाओ। क्या है 9(3) हमारे पास? सर ये रहा हमारे पास में 9(3). मुझे सारे बच्चे बताएंगे 9(3) में हमने क्या पढ़ना सीखा बेटा। 9(3) में हमने सीखा कि, मेरे साथ साथ रीड करेंगे, स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। किस शब्द का इस्तेमाल किया गया बेटा? रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी कि साहब रिवर्स चार्ज बेसिस पे किसको पे करना होगा टैक्स? रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना होगा रेसिपिएंट को। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। और ये है बेटा आपका चार्जिंग सेक्शन जो आप पे रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आपके पास में 9(3) क्रिएट कर रहा है। हाँ सर। और आपका नोटिफिकेशन इसके अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि रेसिपिएंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई ना क्या होती है, द पर्सन हु पेज द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है? सर कंसिडरेशन पे कर रहा है एक्सपोर्टर, क्योंकि सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपका अगर कंसिडरेशन एक्सपोर्टर पे कर रहा है तो रेसिपिएंट कौन बन गया? रेसिपिएंट कौन बन गया? यहां 9(3) में रेसिपिएंट कौन बन गया? एक्सपोर्टर। तो टैक्स भी किससे लो? एक्सपोर्टर से लो, क्योंकि आप तो लिख रहे हो ना रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। इंपोर्टर तो रेसिपिएंट है ही नहीं, तो वहां आप इंपोर्टर कैसे लिख सकते हो? वहां आप इंपोर्टर नहीं लिख सकते। अगर आप वहां इंपोर्टर लिखोगे तो सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में, सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में वो इंपोर्टर वर्ड जो आपने लिखा है, शब्द वहां पर यूज करा है बेटा, वो इस 9(3) के शब्दों के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, वो अल्ट्रा वायर कर जाएगा। किसको? एक्ट को। आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा बेटा, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है पर्दा उठा देना साहब। एक्ट से ऊपर निकल गए आप, एक्ट से ऊपर आप नहीं निकल सकते। यू कैन नॉट अल्ट्रा वायर द लॉ, द एक्ट। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सर बात समझ में आ रही है। और वही एनालिसिस बेटा मैंने आपको करके दिया, बोलो कहां पर? इस रूलिंग के अंदर। बोलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर। और अगर आप रिवर्स चार्ज की भी डेफिनेशन जाकर पढ़ोगे बेटा, रिवर्स चार्ज की भी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 के अंदर, वहां पर भी लिखा हुआ है कि रेसिपिएंट इज लायबल टू पे। रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे। सर आप हमें वो एनालिसिस दिखाओ अब। तो आप मुझे बताओ क्या ये गलत था कि नहीं था? सर जी बिल्कुल गलत था। और यही बात बेटा मैंने जब फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स लिए थे, फर्स्ट फ्यू बैचेस लिए थे फेस टू फेस क्लास के अंदर, वहां पर भी मैं ये पॉइंट आउट करके बताता था कि साहब यहां गड़बड़ है, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। वहां मैं इसे पॉइंट आउट भी करवाता था। और देख लो आप 2019 के बाद जो रूलिंग आई 2020 के अंदर, 2019 का जो लास्ट बैच लिया था, अगर आपके पास में नोटिंग हो, पुराने स्टूडेंट्स अगर आप कोई जानते हो तो बताना, मैंने वहां लिखवा रखा है उनकी किताब के अंदर पॉइंट लगवाकर कि सीआईएफ बेसिस के अंदर इंपोर्टर रेसिपिएंट नहीं बनेगा, ये लिखवा रखा है मैंने। दिस इज द जजमेंट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट नो आईजीएसटी इज leviable on the ocean freight for the services provided by a person located in a non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the custom station of clearance in India. एनालिसिस की बात करें बेटा तो एनालिसिस के अंदर देखो सबसे पहले ही उन्होंने लिख दिया कि सेक्शन आपका जो एंट्री नंबर 10 है, 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, वो अल्ट्रा वायर कर जाती है आईजीएसटी एक्ट को, क्योंकि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी ही नहीं है आपके पास लगाने की, और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, संविधान के अगेंस्ट है। 5(3) आपका क्या बोलता है? रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है। रेसिपिएंट को आपको सीजीएसटी एक्ट में जाकर पढ़ना पड़ेगा। क्या मतलब है साहब? हमने पढ़ लिया द पर्सन हु पेज द कंसिडरेशन,
or the person who receives the goods or services. Importer cannot be said to be recipient of the ocean freight in the instant case. यानी CIF बेसिस के अंदर आप किसको इंपोर्टर को रेसिपिएंट नहीं बोल सकते, बिकॉज ना वो सर्विसेज ले रहा है बेटा, ना वो कंसिडरेशन दे रहा है, ना वो रिसीव कर रहा है और ना वो कंसिडरेशन दे रहा है, तो वो रेसिपिएंट कैसे बन गया साहब? वो रेसिपिएंट बना ही नहीं। देखो इधर क्या लिखा है, द फॉरेन शिपिंग लाइन इज एंगेज्ड बाय फॉरेन एक्सपोर्टर। उसे किसने एंगेज करा है? फॉरेन एक्सपोर्टर ने एंगेज करा है। द इंपोर्टर कैन नॉट बी मेड लायबल टू पे टैक्स मियर प्रीमाइस दैट द इंपोर्टर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। यार डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात मत करो, तुम लॉ के हिसाब से चलो, शब्दों कानून के हिसाब से चलो। अब तुम बोल रहे हो कि कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, वो सब फालतू की बात है। वो तो वकील बोलेगा ना साहब, उसे केस जीतना है तो कुछ तो बेस देगा ना, कुछ तो लड़ेगा उसे केस जीतने के लिए। तो वो कह रहा है साहब अल्टीमेटली तो रिकवर रेसिपिएंट से कर रहे हैं ना, फालतू की बातें सब। आगे आओ बेटा, अब आगे देखो और भी इंटरेस्टिंग चीज है। आगे मैं और भी इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए क्रिएट करवाता हूं। मैंने तो बोला कि साहब आपकी ये जो सर्विस है, अगर आप ये बोलते हो, मेरी बात को सुनो, अगर आप इधर देखो, अगर आप ये बोलते हो कि ये वाली सर्विस, कौन सी वाली सर्विस साहब? जहां पर एक्सपोर्टर हायर कर रहा है किसको? ट्रांसपोर्टर को। जहां पर एक्सपोर्टर किसको हायर कर रहा है? ट्रांसपोर्टर को। एक्सपोर्टर ने हायर करा ट्रांसपोर्टर को। मुझे बताओ इस सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है? बताओ सप्लायर कौन है? सर सप्लायर है यहां पर आपके पास में ट्रांसपोर्टर, और रेसिपिएंट तो अभी अभी मैंने लिखवाया ही है, रेसिपिएंट है आपके पास में एक्सपोर्टर। रेसिपिएंट कौन है? एक्सपोर्टर। इतना सा लिख लिया। हाँ, मैंने बोला साहब ये आपस में जो सर्विस क्रिएट हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस यहां पर बेटा आपस में क्रिएट हो रही है, मैंने बोला साहब ये इंडिया के अंदर ना इंट्रा बनेगी ना इंटर बनेगी। और बोलो, ना इंट्रा बनेगी ना इंटर बनेगी। इंडिया के अंदर इंट्रा भी नहीं बनेगी, इंडिया के अंदर इंटर भी नहीं बनेगी, ये सप्लाई ही नहीं बनेगी, इसका नेचर ही डिटरमाइन नहीं कर सकते आप इंडिया के CGST एक्ट के कानून के तहत। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल, मैं प्रूव करके देता हूं आपको, मेरे साथ साथ चलते जाओ बेटा, मैं एक एक सेक्शन के साथ लिंक कराकर आपको प्रूव करूंगा, ठीक है? हाँ साहब, मुझे बताओ इंट्रा का सेक्शन कौन सा है? इंट्रा का सेक्शन है 8। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? आप सेक्शन 8 जाके पढ़ो, सब सेक्शन 1 पढ़ो, सब सेक्शन 2 पढ़ो। सब सेक्शन 1 तो वैसे भी गुड्स का है, हटा दो। सब सेक्शन किस पे आ जाओ? 2 पर। सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 गुड्स की बात, सर्विस की बात कर रहा है। हाँ सर, सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है बेटा? दोनों जने सप्लायर और आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होनी चाहिए बेटा? विद इन स्टेट। विद इन स्टेट कहां आएगा? टैक्सेबल टेरिटरी में। वो अब मुझे बताओ सप्लायर कहां पर है? सर सप्लायर तो आउटसाइड इंडिया बैठा हुआ है। ट्रांसपोर्टर, जो ट्रांसपोर्टिंग फर्म है आपकी, वो तो आउटसाइड इंडिया है, तो सेक्शन 8 तो लगने से रहा, क्योंकि विद इन स्टेट वो तो कह रहा है सप्लायर कहां होना चाहिए? स्टेट के अंदर। साहब वो स्टेट के क्या, वो तो देश के बाहर बैठा हुआ है, तो वो यहां पर सेक्शन 8 एप्लीकेबल होगा ही नहीं। इंट्रा स्टेट है तो किसी हालत में ही नहीं बन सकता। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर, इंट्रा स्टेट की एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गई। अब बात करते हैं इंटर की। नो विल टॉक अबाउट इंटर। अब अगर बेटा मैं इंटर की बात करूं 1 मिनट के लिए, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। इंटर में आपके पास में आता है सेक्शन 7, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 को किसकी बात करता है? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2 आपके पास में बात करता है गुड्स की। तो इसको तो हटा ही दो, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड बात है ही नहीं। हम तो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो सर्विस है भाई, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ही तो है ना। हाँ सर, बात तो सही है। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 7 के सबसेक्शन 3 पर, ठीक है सर? हाँ, अब सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है मुझे बताओ साहब? 3 बोलता है कि ट्रांजैक्शन किसके बीच में होना चाहिए? विद इन 2 स्टेट्स, 2 यूटीज, या बेटा 1 स्टेट और 1 यूटी। मुझे बताओ आपका सप्लायर की लोकेशन या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई इस तरह से होनी चाहिए। आपकी सप्लायर की लोकेशन या प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अच्छे से सोच के बताना, सप्लायर कहां बैठा हुआ है? अगेन वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई तो छोड़ो, सप्लायर कहां बैठा हुआ है? सप्लायर मतलब ट्रांसपोर्टर कहां बैठा हुआ है? सर आउटसाइड इंडिया। हो ही नहीं सकती। 7.3 भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अब आ जाओ आप 7.4 के ऊपर। 7.4 बात करते हैं बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। किसकी बात करता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस।
मैंने कहा जी साहब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन बताना क्या होती है? आईजीएसटी एक्ट के अंदर मैंने आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन पढ़ा रखी है। फटाफट से सारे बच्चे जाएंगे और इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन देखेंगे और मुझे बताएंगे साहब इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन क्या होती है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन बेटा 3 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन, सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। 3 कंडीशन क्या है? सप्लायर आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, रेसिपिएंट आपके टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, और बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी टैक्सेबल टेरिटरी में आनी चाहिए। मुझे सारे जने बताएंगे, सभी जने मुझे बताएंगे, क्या सप्लायर आउटसाइड इंडिया है? क्या ट्रांसपोर्टर आउटसाइड इंडिया है? अरे वाह, हाँ सर, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वेरी गुड। दूसरी कंडीशन, क्या रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है? रेसिपिएंट कौन है साहब? एक्सपोर्टर। नहीं, एक्सपोर्टर भी विदेश में ही बैठा है, वो भी टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है। दूसरी कंडीशन पिट गई बेटा, तीसरी कंडीशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड कंडीशन ही आपकी यहां पर पिट गई, फुलफिल नहीं हुई। तो साहब क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस में बना दूंगा क्या सेक्शन 4 में? नहीं, सेक्शन 4 में भी ये फॉल नहीं करेगा, यानी सेक्शन 4 में भी इंटर स्टेट नहीं बन पाया। इंट्रा तो बन ही नहीं पाया। 7172 गुड्स का हटा दो, 73 इंटर विद इन स्टेट, मतलब टैक्सेबल टेरिटरी में बात हो रही है साहब। नहीं, लोकेशन है ही नहीं सप्लायर की टैक्सेबल टेरिटरी में। सबसेक्शन 3 भी बार हो गया। सबसेक्शन 4 ने बोला इंपोर्ट। इंपोर्ट के लिए 3 कंडीशन चाहिए थी। सप्लायर कहां होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया, हां फुलफिल हो गई। रेसिपिएंट कहां होना चाहिए? इन इंडिया। बेटा रेसिपिएंट एक्सपोर्टर है, क्योंकि कंसिडरेशन उसने पे करा है। और वो कहां बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है बेटा आउटसाइड इंडिया, यानी कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। क्या उसे हम इंडिया में बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। सब सेक्शन नंबर 4 भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं बना पाओगे। फाइनली आपके पास में बेटा एक सब सेक्शन बचता है, और वो बचता है आपका, बोलो क्या? सब सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन 7 के सब सेक्शन 5 की भी मैं यहां बात कर लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब सेक्शन 5 की बात करूं बेटा, वहां पर आता है सबसे पहले आपके पास में क्लॉज ए। क्लॉज ए की पहली कंडीशन, लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां होनी चाहिए बेटा? इन इंडिया। क्या आउटसाइड इंडिया? बताओ। इन इंडिया होनी चाहिए। और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। क्या लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है? नहीं सर। सप्लायर यानी कि ट्रांसपोर्टर बाहर है इंडिया के, यानी आपका क्लॉज ए भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सेक्शन 7 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज ए भी आपका यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। मैं बात करता हूं क्लॉज बी की। क्लॉज बी क्या बोलता है? क्लॉज बी बोलता है टू और बाय एसईजेड। टू और बाय एसईजेड। बेटा एसईजेड की बात ही नहीं हो रही, यह भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। आखिरी क्लॉज बचता है क्लॉज सी, जो बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कहां होनी चाहिए बेटा? इन टैक्सेबल टेरिटरी। वहां क्या वर्ड लिखे हुए हैं? आप चाहो बेटा तो मेरे को तो याद है, इसलिए मैं यहां पर इस तरह से लिख पा रहा हूं। अगर आपको याद नहीं है तो आप चाहो सेक्शन 7 खोल लो, नेचर ऑफ सप्लाई अपनी किताब के अंदर खोल के रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वहां पढ़ो 75C में क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, हाँ जी साहब, इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर वो इंट्रा भी नहीं बन रहा, यानी सेक्शन 8 में भी नहीं आ रहा, और सेक्शन 7 में इंटर भी नहीं बन रहा, मतलब इस सेक्शन के अंदर भी कहीं पर भी वो इंटर नहीं बन पा रहा। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूं एग्जैक्ट लैंग्वेज। अब मैं आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज खोल के दिखाता हूं, और अगर मैंने लिख रखी हो, नहीं मैंने लिख तो नहीं रखी होगी, एक सेकेंड बेटा। नेचर ऑफ सप्लाई कहां है हमारे पास? ये है, हाँ सर, ये हमारे पास में नेचर ऑफ सप्लाई है। चैप्टर मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, पिछला लेक्चर शायद इसी का था हमारा, है ना? हाँ सर, ये रहा बेटा रेजिडुअल क्लॉज। याद करो, ये मैंने आपको पढ़ाया था, पढ़ो मेरे साथ साथ। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सब सेक्शन 7 क्लॉज सी, इन द टैक्सेबल टेरिटरी, कॉमा, नॉट बीइंग इंट्रा-स्टेट सप्लाई, इंट्रा बन नहीं रहा, नॉट कवर्ड एल्सवेयर इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में भी कहीं पर भी फॉल नहीं हो रहा। ये एकमात्र ऐसा क्लॉज है जहां पर आप इस केस को फॉल कराकर इंटर बना सकते हो, लेकिन उसके लिए भी इन्होंने कंडीशन लगा दी। क्या साहब? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ कहां होनी चाहिए बेटा? टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ कहां होनी चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। अगर वो इंट्रा भी नहीं बन रहा और एल्सवेयर मतलब सेक्शन 7 में इंटर भी नहीं बन रहा, इंट्रा भी नहीं बन रहा, इंटर भी नहीं बन रहा, बेटा ये वो सिचुएशन है जहां पर आप ये बोल सकते हो कि सप्लायर भी आउटसाइड इंडिया है
और रेसिपिएंट भी आउटसाइड इंडिया है, अगर दोनों आउटसाइड इंडिया हैं और सर्विस या गुड्स की सप्लाई इंडिया में हो रही है, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई इन इंडिया अगर हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, इन दैट केस ओनली आप क्या बोल दोगे बेटा, ये 7 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज सी में इंटर मान लिया जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूं मेरे वाले केस में सर्विस कहां परफॉर्म हुई है, सप्लाई सर्विस का कहां हुआ है, क्या टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस परफॉर्म हुई है? द आंसर इज नो। देखो क्या बेटा, लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आप लैंग्वेज को अच्छे से देखोगे आपको मजा आ जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन ए टैक्सेबल टेरिटरी, सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, में, हिंदी में बोल रहा हूं, में होनी चाहिए। मुझे बताओ ट्रांसपोर्टेशन कहां परफॉर्म हुआ बेटा, डायग्राम देख लो अपने आप समझ में आ जाएगा। जो सर्विस परफॉर्म हुई है, जो सर्विस दी गई है बेटा, वो तो पानी में दी गई है साहब। यहां से यहां लाया गया है गुड्स को, यहां से यहां लाया गया है, बस इंडिया के यहां तक, बस। इंडिया में तो कुछ हुआ ही नहीं है, इंडिया के बाहर वाटर्स के अंदर, हाई सी के अंदर ये सर्विस परफॉर्म हुई है। ये सर्विस, ये सप्लाई ऑफ सर्विस इन टैक्सेबल टेरिटरी नहीं कह सकते, इन नहीं कह सकते, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, टैक्सेबल टेरिटरी में ये सर्विस परफॉर्म नहीं हुई है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम 75C लगा देंगे और 75C लगाकर कर देंगे। तो सर फिर 75C में ऐसा कौन सा एग्जांपल है जहां दोनों जने बाहर हैं लेकिन सप्लाई इंडिया में हो रही है? बच्चा ने पूछ लिया, बच्चा ने कहा साहब बताओ ऐसा कौन सा केस है जहां पर दोनों जने बाहर हैं, रेसिपिएंट भी आउटसाइड इंडिया है, सप्लायर भी आउटसाइड इंडिया है, और आप कह रहे हो सर्विस यहां परफॉर्म हो रही है। बेटा बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका, ध्यान से सुने मेरी बात को। फॉरेन टूर ऑपरेटर, फॉरेन टूर ऑपरेटर और फॉरेन टूरिस्ट, और फॉरेन टूरिस्ट, FOREIGN, ठीक है बेटा, फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूर ऑपरेटर, फॉरेन टूरिस्ट, ये लो, ये बन गया सप्लायर और ये बन गया रेसिपिएंट। बाहर का टूर ऑपरेटर बाहर के बंदे को भारत में घुमाने लेकर आया, ताजमहल दिखा रहा है साहब, चार मीनार दिखा रहा है, इंडिया गेट दिखा रहा है, इंडिया में घुमाने लेकर आया है। सर्विस कहां परफॉर्म हो रही है बताओ? टूर इंडिया का है, इंडियन टूर, इंडियन टूर। बेटा टूर इंडिया में परफॉर्म हो रहा है, सर्विस इंडिया में परफॉर्म हो रही है। घुमाने की बात इंडिया की थी, इंडिया में घुमाया जा रहा है, सर्विस पूरी की पूरी इंडिया में परफॉर्म हो रही है, लेकिन देने वाला भी बाहर का है और लेने वाला भी बाहर का है। फॉरेन टूर ऑपरेटर है और घूमने वाला जो इंसान है, फॉरेन टूरिस्ट जिसको अपन बोलते हैं बेटा, वो भी बाहर का है, दोनों जने बाहर के हैं और परफॉर्मेंस कहां दे रहे हैं? इंडिया में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये वो केस बनेगा जब आप इंटर 75C में जाकर बोल सकते हो। In this case, you can say that the service is interstate by the provisions of section number 7, subsection number 5, clause C of the IGST Act. I hope the concept is now all the way clear to you. मेरी लड़ाई जो थी वो मैंने आपको समझाई। जो केस लॉ था, जो केस लॉ हमने देखा, that is मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर गुजरात हाई कोर्ट ने असीसी के फेवर में डिसीजन दिया और गुजरात हाईकोर्ट ने यह माना कि इन द केस ऑफ CIF कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर भी CIF कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर बेटा जो लॉ है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो लॉ है वो गलत है, और यही अभी हमने इसको यहां पर प्रूव भी कर दिया। ये केस रूलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस रूलिंग थी जो मैं आपके साथ यहां सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 3 के साथ डिस्कस करना चाहता था। एंड आई होप आपको मजा भी आया होगा।